जरा सोचिए, सुबह सुबह एक ऐसी खबर सुनने को मिले कि किसी पड़ोसी देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है। आज हम इसी चौंकाने वाली घटना की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। और बस इसी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने दुनिया भर की राजधानियों में जैसे भूचाल ला दिया। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसने एक बहुत बड़े भू राजनीतिक तूफान का ऐलान कर दिया था। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक नए और अनिश्चित दौर की शुरुआत थी। और फिर दुनिया के सामने आई ये तस्वीर, एक मौजूदा राष्ट्रपति अमेरिकी हिरासत में। इस एक तस्वीर ने यह साफ कर दिया कि एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हो गया था। और देखते ही देखते ये तस्वीर इस पूरी घटना की पहचान बन गई। तो सवाल ये है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे, और होता क्या है जब किसी देश के चुने हुए नेता को कोई दूसरी ताकत पकड़कर ले जाए और उस पर मुकदमा चलाना चाहे। देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। इसके पीछे एक कानूनी वजह भी बताई गई। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने इन गंभीर आरोपों का ऐलान किया, जो सिर्फ ड्रग्स की तस्करी से ही नहीं, बल्कि आतंकवाद और हथियारों से भी जुड़े थे। यही वो कानूनी ढांचा था जिसके आधार पर यह असाधारण कार्रवाई की गई। अब जाहिर है इसके बाद एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई तो होनी ही थी। मदुरो के वकील सॉवरेन इम्यूनिटी का तर्क देंगे, मतलब ये विचार कि एक देश के मुखिया पर कोई दूसरा देश मुकदमा नहीं चला सकता। ये केस हमें 1990 के दशक के पनामा के नेता मैनुअल नोरिएगा के मामले की याद दिलाता है और एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये मुमकिन है? अच्छा, तो कानूनी दाव पेच से हटकर अब सीधे एक्शन पर चलते हैं। चलिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की बारीकियों को समझते हैं कि ये हुआ कैसे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमला कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से किया गया। बस कुछ ही घंटों में शुरू से लेकर आखिर तक ऑपरेशन पूरा हो गया। ये एक बिजली की रफ्तार से किया गया हमला था, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था जिसमें बस एक टीम गई हो। नहीं, इसमें सेना की कई शाखाओं ने मिलकर काम किया था। ये दिखाता है कि किसी देश के मुखिया को एक सुरक्षित जगह से पकड़ना कितना बड़ा और जटिल काम था। एक ऐसा काम जिसके लिए जमीन, हवा और समंदर, हर जगह से पूरे तालमेल की जरूरत थी। लेकिन इस तरह के हर ऑपरेशन की एक भारी मानवीय कीमत होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें आम नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी कार्रवाइयों के जमीनी हकीकत में कितने घातक परिणाम होते हैं। और इन मरने वालों में 32 लोग क्यूबा के सुरक्षाकर्मी थे। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये मादुरो सरकार की सुरक्षा में क्यूबा की गहरी भागीदारी को दिखाता है और वेनेजुएला में विदेशी प्रभाव की उलझी हुई परतों को सामने लाता है। हाँ, अमेरिकी सैनिकों की तरफ जाएं तो कम गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिशन आसान था। ये बहुत ही खतरनाक था। कम से कम एक हेलीकॉप्टर पर जमीन से जबरदस्त गोलीबारी हुई, जो इस बात का सबूत है कि मिशन के हर पल में कितना बड़ा खतरा मौजूद था। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी घटना रातों रात नहीं हो जाती। इसके पीछे सालों का तनाव, आर्थिक दबाव और राजनीतिक टकराव था, जिसने इस नाटकीय कार्रवाई के लिए जमीन तैयार की। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस कदम के भी दो चेहरे थे। दुनिया के सामने इसे एक कानून लागू करने वाली कार्रवाई की तरह पेश किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे भू राजनीतिक मकसद साफ थे, तेल के भंडार और इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना। अब इस पूरे ऑपरेशन के पीछे की सोच को अगर समझना है तो हमें इतिहास में लगभग 200 साल पीछे जाना होगा। अमेरिकी विदेश नीति का ये एक बुनियादी सिद्धांत है जो आज भी इस क्षेत्र में अमेरिकी एक्शन को प्रभावित करता है। और ट्रंप ने खुलकर इसी ऐतिहासिक सिद्धांत का जिक्र किया, उसे एक नया अपना नाम भी दे दिया। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये इस इलाके में अमेरिकी दबदबे को फिर से कायम करने का एक साफ संकेत था। एक ऐसा दबदबा जिसे हाल के सालों में चुनौती मिल रही थी। मादुरो की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई और राय साफ तौर पर बंट गई। यहां तक कि खुद अमेरिका के अंदर भी इस पर एक राय नहीं थी। इस ऑपरेशन ने एक तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी और कई लोगों ने इसे अवैध और आर्थिक फायदे से प्रेरित बताकर इसकी कड़ी निंदा की। लेकिन दुनिया के दूसरे कोनों में, खासकर लैटिन अमेरिका में, माहौल बिल्कुल अलग था। कई विश्व नेताओं ने एक ऐसे व्यक्ति को हटाने की तारीफ की जिसे वे अपने क्षेत्र को अस्थिर करने वाला एक भ्रष्ट तानाशाह मानते थे। तो ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि दुनिया इस मुद्दे पर कैसे बटी हुई थी।
बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पूरी तरह से बिखरी हुई थी। और ये बंटवारा सिर्फ बड़े बड़े नेताओं और देशों के बीच नहीं था, ये सड़कों पर आम लोगों के बीच भी दिख रहा था। न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शनों से लेके फ्लोरिडा में जश्न तक। ये दिखाता है कि ये घटना अलग अलग समुदायों के लिए कितनी निजी और भावनात्मक थी। तो मादुरो तो हिरासत में है, फौरी संकट शायद खत्म हो गया हो, लेकिन अब असली सवाल शुरू होते हैं वेनेजुएला के भविष्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिकी विदेश नीति को लेकर। अब एक्सपर्ट्स इन्हीं बड़े सवालों से जूझ रहे हैं। क्या मादुरो को हटाने से वेनेजुएला में सत्ता का समीकरण सच में बदलेगा, और इसने भविष्य के लिए क्या मिसाल कायम की है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। ये एक बहुत बड़ी आलोचना है। ये इस कार्रवाई को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखती, बल्कि एक ऐसे ट्रेंड का हिस्सा मानती है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पुतिनीकरण का आइडिया ये कहता है कि एक सुपर पावर अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह किए बिना एक तरफा सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। तो आखिर में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की ये पूरी कहानी हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसाफ और अग्रेशन के बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ है? और इस एक कार्रवाई ने 21वीं सदी में ताकत, संप्रभुत्व और दखलंदाजी के नियमों को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक खोजा जाएगा।